हमारे शरीर में जब हम पैदा होते हैं तो हमारी ग्रोथ होती है। तो शरीर की जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनको हम कहते हैं कोशिकाएं, और कोशिकाओं से बनते हैं टिश्यूज़, और टिश्यूज़ से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनती है बॉडी। ये पूरा सिस्टम है। लेकिन ये जो ग्रोथ होती है ये कंट्रोल्ड होती है। इसके लिए एक कंट्रोल सिस्टम बॉडी में बना हुआ है कि ऐसा नहीं है कि राइट हैंड की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और लेफ्ट हैंड की कम होगी, लेफ्ट छोटा रह गया राइट बड़ा हो गया। एक कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। अगर यही ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाए, कंट्रोल के बाहर हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कैंसर। ये फेफड़ा क्या करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन सांस के साथ जब हम लेते हैं तो सांस के साथ ऑक्सीजन अंदर जाती है, और सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ऑक्सीजन हमारे एक्टिविटी में काम आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो वातावरण में चली जाती है। तो ये फेफड़े का कार्य है। और जब ये फेफड़े का कैंसर हो जाता है, यानी फेफड़े में कोई ट्यूमर हो जाता है, कोई गांठ हो जाती है, तो उसको हम कैंसर बोलते हैं फेफड़े का। और इस फेफड़े के कैंसर के कारण जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाती है। व्यक्ति को फिर बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। फेफड़े के कैंसर के लक्षण जो हैं वो खास तौर पर टीबी से मिलते जुलते हैं, और बड़ी समस्या है हमारे देश में और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी कि चिकित्सक भी कई बार परेशान हो जाते हैं कि ये मरीज़ टीबी का है या कैंसर का है। रोगी भी कंफ्यूज, डॉक्टर भी कंफ्यूज। तो वास्तव में लक्षणों को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर कैंसर के लक्षण होते हैं खांसी आना, खांसी में खून आ जाना, सांस लेने में तकलीफ हो जाना, सीने में दर्द हो जाना, गले में गांठ आ जाना, या एक्सरे के अंदर कोई ट्यूमर दिखने लगना, मांस दिखने लगना, फेफड़े का सिकुड़ जाना, या फेफड़े के जो हाइलम कहलाता है एरिया जहाँ फेफड़े दोनों दिल से जुड़ते हैं वहाँ पर गांठें पैदा हो जाना, तो वजन कम होने लगना, भूख कम लगना, ये सब फेफड़े के कैंसर के लक्षण हैं। तो हमारे देश में कई बार क्या होता है कि ये लक्षण कोई आए कि नहीं, और एक्सरे करवाया और उसमें कोई धब्बा दिखा तो लोग टीबी का इलाज शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है कि जब हम फेफड़े की कैंसर की बात करें तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये टीबी नहीं कैंसर लग रहा है। फेफड़े के कैंसरों को मैं डिवाइड करता हूं मुख्यतः 3 प्रकार के। एक तो वो जो फेफड़े का ओरिजिनल कैंसर यानी प्राइमरी कैंसर ऑफ द लंग, फेफड़े में उपजा। दूसरा वो जो कहीं से कैंसर फैल के आया, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तो हार्ट की वजह से होता है। हार्ट पंप करता है, ब्लड सर्कुलेट होता है सभी अंगों में। लेकिन जो इम्प्योर ब्लड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, उसका जो प्योरिफिकेशन है वो फेफड़े के अंदर होता है। तो विभिन्न अंगों का ब्लड जो है वो फेफड़े से होकर गुजरता है प्योरीफाई होने के लिए। और अगर दूसरे अंग में कैंसर हो गया है, उसकी कैंसर सेल्स फेफड़े के अंदर सर्कुलेट होकर आ रही है ब्लड के थ्रू, तो दूसरे अंगों का कैंसर भी फेफड़े में फैल जाता है, जिसको हम मेटास्टैटिक कैंसर कहते हैं। तो अंग किसी और इन्वॉल्व है कैंसर में, लेकिन उसका फैला हुआ रूप फेफड़े में दिखता है, इसको हम कहते हैं मेटास्टैटिक कैंसर। तीसरे कैंसर का स्थान वो फेफड़ा होता है, तीसरे तरह का कैंसर का, कि जैसे ब्लड है, खून की नलियां हैं यहाँ पर, लिम्फेटिक्स है, लिम्फ नोड है, वो भी फेफड़े के अंदर है। तो लिम्फोमा और ब्लड कैंसर, ये 2 और अन्य कैंसर हैं, वो भी फेफड़े में अपना स्थान बना लेते हैं। तो 3 तरह के मुख्यतः कैंसर है। मुख्यतः प्राइमरी लंग कैंसर है, वो भी 2 तरह का है। एक है स्मॉल सेल लंग कैंसर और दूसरा है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, ये हम बायोप्सी जब करते हैं टुकड़े की ट्यूमर की, तो उसके बाद पैथोलॉजिस्ट हमको बताता है कि ये स्मॉल सेल लंग कैंसर है या नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है। अब नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर को भी आगे डिवाइड किया गया है कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ये एडेनोकार्सिनोमा है, या लार्ज सेल कार्सिनोमा है। और इसके अतिरिक्त भी छोटे छोटे हिस्टोपैथोलॉजिकली वैरायटी होती है, वो भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केवल एक्सरे के आधार पर, केवल सीटी स्कैन के आधार पर, केवल लक्षणों के आधार पर हम कैंसर के टाइप का नहीं पता लगा सकते। हाँ, जब पैथोलॉजी हो जाती है, और पैथोलॉजी के साथ साथ आजकल कुछ मार्कर भी होते हैं,
उसके आधार पर हम पता लगा के बता सकते हैं कि ये कैंसर किस तरह का है। देखिए, फेफड़ों के अगर हम कारणों की बात करें तो एक तो जो प्रमुख कारण बनता है वो जेनेटिक कारण है। जेनेटिक्स अर्थात हमारा जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसके में अगर कोई गड़बड़ी आती है, कोई जीन डिफेक्ट होता है, तो उसके कारण कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। और इन जेनेटिक कारणों के अलावा हम बात करें तो उसमें सबसे प्रथम स्थान आता है वो धूम्रपान का आता है, अर्थात स्मोकिंग का आता है। हमारे देश में लगभग 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं, चाहे वो सिगरेट का हो, बीड़ी का हो, हुक्का का हो, चिलम का हो या और दूसरे तरीके हो। अब ये जो धूम्रपान करने वाले लोग हैं सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं करते हैं। जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है यानी स्मोकिंग करता है तो उसका 30% धुआं उसके फेफड़े में चला जाता है जब वो ऐसे सुट्टा लगाता है। 70% धुआं आसपास जो बैठे उसके यार दोस्त हैं उनके फेफड़े में चला जाता है और बाकी वातावरण को प्रदूषित कर देता है। तो जिनको पैसिव स्मोकिंग है उनको भी धूम्रपान का खतरा हो जाता है। अब मान लीजिए किसी ने सिगरेट छोड़ दी तो भी लगभग 10 साल तक उसको कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। तो आप सोचिए कि धूम्रपान कितना बड़ा खतरा है। इसके अलावा नंबर 2 पर आता है वायु प्रदूषण। आप जानते हैं कि दुनिया में वायु प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है। तो ये वायु प्रदूषण भी एक फेफड़े का कैंसर का प्रमुख कारण है। तीसरा, ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें धूल, धुआं, गर्दा या किसी तरह की डस्ट होती है। उदाहरण के तौर पर कई लोग जो हैं वो भट्टी या भट्टे में काम करते हैं, उससे धुआं निकलता है। कई लोग जो हैं स्टोन कटर स्टोन पेल्टिंग उसका काम करते हैं, कोई कोयले की खदान में काम करता है। मतलब बहुत से हमारे देश में ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ की कार्य करने के या कार्य के स्थल पर धूल, धुआं और गर्दा पैदा होता है। जैसे धूम्रपान में हम देखें तो लगभग 7000 केमिकल्स पाए जाते हैं, विषैले तत्व पाए जाते हैं और उसमें से लगभग 70 ऐसे खोज लिए गए हैं जो कैंसर करते हैं। अब वो किसान भाई जो हैं वो एग्रीकल्चर केमिकल, ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार ये भी देखे गए हैं कि इनके कारण भी कैंसर हो सकता है। एस्बेस्टस रिलेटेड बहुत सारे जॉब होते हैं, उसके कारण भी मेजिथोलिमा वगैरह ऐसे कैंसर फेफड़े के वो भी देखे गए हैं। और इसके अलावा जो आपकी पर्सनालिटी है, अगर आप सीडेंट्री हैबिट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो भी आपको कैंसर होने की, फेफड़े की नहीं किसी भी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप मोटे हैं, ओबेसिटी है आपके अंदर, तो भी आपको फेफड़े का कैंसर और अन्य कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप तनाव में जी रहे हैं तो भी आपको कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। और अगर आप डाइट में वेजिटेबल और फाइबर डाइट, फ्रूट्स डाइट्स ये नहीं ले रहे हैं तो भी आपको कैंसर होने की संभावना है। ये देखा गया है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट या ऐसी डाइट जिसमें फाइबर, रेशेदार भोजन नहीं होता है, उनको कैंसर होने की, सभी तरह के कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती रहती है। तो जो लोग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फल, सब्जियां और ये सब चीज़ें ज़्यादा लेते हैं उनको कैंसर, फेफड़े का भी कैंसर और अन्य कैंसर होने की संभावना कम होती है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट या कम फाइबर वाली डाइट लेते हैं उनको कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है, फेफड़े का भी और दूसरी भी। तो ये बहुत सारे कारण मैंने गिनाए जो ये कारण हो सकते हैं फेफड़े के कैंसर के। लक्षणों के आधार पर हम संदेह करते हैं, खास तौर पर अगर व्यक्ति 40 साल से ऊपर है या और बुजुर्ग है, और अगर वजन घट रहा है, भूख कम लग रही है, खांसी में खून आ रहा है, बुखार आ रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, इस तरह की अगर तकलीफ है और ख़ास तौर पर ये सब थोड़ा जल्दी डेवलप हुआ है, मान लीजिए खांसी और सांस फूल रहे थे सालों साल से, लेकिन अचानक खांसी भी बढ़ गई, सांस भी बढ़ गई, वजन भी कम भी हो गया, खांसी में खून भी आने लगा, तो खास तौर पर वो रोगी जिनका फेफड़ा पहले से कमज़ोर है, ये भी एक कारण है, जिनका फेफड़ा किसी कारण से कमज़ोर है पहले से, उनको भी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जिनका फेफड़ा पहले से कमज़ोर है, चाहे पहले टीबी हुई, पहले सांस की बीमारी हुई, सीओपीडी हुई, उनको कैंसर हो, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हुई, इनको कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को नज़र में रखना चाहिए, बार बार उनका चेकअप कराना चाहिए। तो सिंपल चेकअप क्या होते हैं, एक चेस्ट का एक्सरे होता है, कई बार धब्बा पकड़ में आता है, ट्यूमर पकड़ में आता है, लेकिन छोटा है तो नहीं पकड़ में आता है, गांठ है फेफड़े में नहीं पकड़ में आती है छोटी, कई बार उसमें जो पसलियां हैं बढ़ गई स्टेज में वो तक इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो पसलियों का भी फ्रैक्चर मिल सकता है या इन्वॉल्वमेंट मिल सकता है।
तो चेस्ट एक्सरे एक मूल है इन्वेस्टिगेशन। उसके अलावा जब चेस्ट एक्सरे में नहीं समझ में आता है तो हम एक बड़े इन्वेस्टिगेशन सीटी थोरैक्स कराते हैं। सीटी स्कैन कराने से हमें छोटी छोटी संरचनाएं पता चल जाती हैं, छोटे छोटे नोडुल पता चल जाते हैं, कई बार सॉलिटरी पल्मोनरी नोडुल, कई बार हाइलम पर लिम्फ नोड, कई बार बड़ा ट्यूमर, कई बार फेफड़े में पानी आ जाना, हेमरेजिक प्लूरल इफ्यूजन हो जाना। तो ये सब गांठें बहुत सारी पड़ जाना, और कई बार कैनन बॉल अपीयरेंस, दूसरी जगह से फेफड़े में कैंसर फैल गया तो उसके कारण कैनन बॉल अपीयरेंस हो जाना। ये बहुत सी चीज़ें कि एक्सरे और सीटी थोरैक्स में हो जाती है। अब ये तो हो गई एनाटॉमिकल डायग्नोसिस कि भाई एक्सरे में धब्बा दिख रहा है या सीटी स्कैन। अब ये पैथोलॉजिकल जांच तब हो पाती है जब हम उसकी बायोप्सी लेते हैं। तो बायोप्सी दो तरह से हो सकती है, सेंट्रल ट्यूमर है या पेरिफेरल ट्यूमर है, या फेफड़े में पानी भरा हुआ है। अगर पानी भरा हुआ है तो हम पानी निकालते हैं, उसकी जांच कराते हैं, या प्लूरा की बायोप्सी करते हैं, उसकी जांच कराते हैं पैथोलॉजी से। तो उससे पता चलता है कि ट्यूमर कैसा है, कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। अगर सेंट्रल ट्यूमर है यानी सांस के नली के पास वाले ट्यूमर है, सेंट्रल ट्यूमर है, तो इसके लिए एक जांच होती है जिसको हम ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। उसमें एक नली डाली जाती है नाक के माध्यम से और फेफड़े के अंदर सांस की नली के अंदर जाती है, और जहाँ पर ट्यूमर है नली के पास, उससे एक छोटा टुकड़ा निकाला जाता है जिसको हम बायोप्सी कहते हैं, उसको पैथोलॉजी में भेजा जाता है। या अगर फेफड़े के पेरिफेरल हिस्से यानी बाहरी हिस्से पर ट्यूमर मौजूद है या कोई धब्बा मौजूद है, तो उसको हम सीटी गाइडेड एफएनएसी यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या बायोप्सी कर सकते हैं। कुछ और भी जांचें हैं जिनकी मदद ली जाती है, जिसमें अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। कुछ केसेस में हम जो है वो पैट सीटी स्कैन कराते हैं। पैट सीटी स्कैन से भी पता चल जाता है कहाँ पर हॉट स्पॉट है, तो इन जांचों से भी मदद मिलती है। फिर पैथोलॉजी के बाद जो है वो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एक जांच होती है, उससे हमें कई चीज़ें पता चलती हैं और फेफड़े के कैंसर का प्रकार का पता चलता है। फिर हम कुछ हम मार्कर्स करवाते हैं। तो मार्कर्स के कराने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें आगे उपचार डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि भाई ये एल्क पॉजिटिव है या EGFR पॉजिटिव है या दूसरा मार्कर पॉजिटिव है। ये लंग कैंसर की डायग्नोसिस के एडवांसमेंट हुए हैं जो मार्कर करने से हमें आगे उपचार की दिशा तय करने में मदद करते हैं। सबसे पहले ये निर्भर करता है कि किस स्टेज में डायग्नोस हुआ है। कैंसर की कोई भी कैंसर उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज बहुत लिमिटेड स्टेज कहलाती है, छोटा ट्यूमर होता है, छोटे साइज का होता है, छोटा फेफड़ा का एरिया इन्वॉल्व करता है। दूसरी स्टेज में थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तीसरी स्टेज में दूसरी तरफ भी फैल जाता है, और चौथी स्टेज में मेटास्टेसिस हो जाती है यानी दूर दूर तक फैल जाता है। अब ये जानने के बाद कि कौन सी स्टेज का कैंसर है, तो पहला ट्रीटमेंट है सर्जरी यानी ऑपरेशन। लेकिन वो शुरुआती इनिशियल 2 स्टेजेस में ही कारगर है। तो इनिशियल स्टेज 1 और स्टेज 2, इसमें हम फेफड़े की सर्जरी कर सकते हैं, ट्यूमर की सर्जरी कर सकते हैं, और फेफड़े के कैंसर में सर्जरी एक बहुत बड़ा उपाय है। लेकिन समस्या हमारे देश में क्या है कि करीब 8-10% लोग ऐसे ही हैं जो इस स्टेज में, शुरुआती स्टेज में आते हैं, तो अर्थात सर्जरी बहुत कम हो पाती है। दूसरा, हमारे सर्जन भी हमारे देश में, चेस्ट सर्जन जो फेफड़े के सर्जरी करते हैं, वो भी बहुत उपलब्ध हैं। हालांकि अब कई लोग आ रहे हैं और फेफड़े की सर्जरी कर रहे हैं। तो एक तो हमें एक अवेयरनेस करने की ज़रूरत है जिससे अर्ली स्टेज पे लोग आएँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरी हो सके। क्योंकि सर्जरी हो जाती है तो ऑपरेशन के बाद फेफड़े का कैंसर वैसे तो बहुत खतरनाक कैंसर है, लेकिन फिर भी उसमें सर्वाइवल यानी जीवन आगे और अच्छा हो जाता है। दूसरा इलाज है कीमोथेरेपी। ये कीमोथेरेपी क्या होती है? ये होती है कि कुछ दवाएं जो है वो ग्लूकोज के माध्यम से IV के द्वारा, इंट्रावीनस उससे चलाई जाती हैं। उस कीमोथेरेपी का ये है कि फायदा तो करती है, लेकिन ये दुधारू तलवार है। कुछ इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। अब साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है तो मरीज घबराता है, जैसे बाल उड़ जाते हैं, डायरिया होने लगता है, कुछ और समस्याएं हो जाती हैं। तो ये एक दुधारू तलवार है, लेकिन ये अच्छा है, काफ़ी अच्छी कीमोथेरेपी आ गई है और इसका भी रिस्पॉन्स अच्छा है। तीसरा है रेडियोथेरेपी यानी सिकाई। उसमें क्या करते हैं कि अगर डिजीज कन्फाइंड है, मान लीजिए यहाँ पर ट्यूमर है फेफड़े के अंदर, तो इस एरिया और थोड़ा सा बाहर का एरिया और लेता हुए पहले प्लानिंग होती है और उसके हिसाब से सिकाई की जाती है। अब ये रेडियोथेरेपी की सिकाई से क्या होती है कि वो उस एरिया की वो ट्यूमर सेल्स मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं।
लेकिन उसका भी थोड़ा साइड इफेक्ट है कि आसपास की भी थोड़ी बढ़ जाती हैं। हालांकि उसमें भी बड़े एडवांस हो रहे हैं, काफ़ी रेडियोथेरेपी में ब्रैकीथेरेपी आ गया है या और दूसरे उपाय आ गए हैं एडवांस, उनसे कम साइड इफेक्ट होते हैं। अब चौथा है कि टारगेटेड कीमोथेरेपी। अब टारगेटेड थेरेपी क्या है? टारगेटेड थेरेपी ये है कि मॉलिक्यूलर मार्कर जब हम कराते हैं, उन मार्कर के आधार पर कुछ दवाएं ऐसी हैं जो बहुत ही कारगर हैं और मुंह से भी दी जा सकती हैं, ओरल भी दी जा सकती हैं, और उन दवाओं से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। स्टेज 3 या स्टेज 4 वालों में हम लोग ये देते हैं, और इसके लिए लेकिन मार्कर होना जरूरी। अब हमारे देश में बहुत कम ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर मार्कर्स की स्टडी हो पाती है। जहाँ पर मार्कर्स की स्टडी हो जाएगी, उसके आधार पर हम टारगेटेड थेरेपी को दे सकते हैं। पांचवा और जो इलाज है वो कहलाता है, वो इम्यूनोथेरेपी कहलाता है। अर्थात बॉडी की इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए भी कई दवाएं आ गई हैं, तो वो इम्यूनिटी से ही हम काफ़ी कुछ कंट्रोल करें फेफड़े के कैंसर को। इसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो इम्यूनोथेरेपी कहलाती हैं। जब ये पांचों थेरेपी यानी सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन पांचों तरह के उपचार से भी पेशेंट को फायदा नहीं होता है और वो टर्मिनल स्टेज में चला जाता है, तो हम कहते हैं पैलिएटिव थेरेपी। अर्थात कुछ ना कुछ, तो कुछ से तो अच्छा है कि कुछ ना से तो अच्छा है कुछ किया जाए। तो पैलिएशन थेरेपी के भी कई मॉडलिटीज़ हैं, वो भी करवाई जाती हैं। इसके अलावा हम जो है हमारे देश में ही नहीं, हमारे दुनिया में भी नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी मैंने 2017 से एक प्रयोग किया है और दूसरे दिन दुनिया के हिस्सों में भी प्रयोग चल रहे हैं। एक कहलाता है म्यूजिकल थेरेपी। अर्थात हम इन सब पांचों विधाओं के अलावा लंग कैंसर के वार्ड में हमने एक म्यूजिक सिस्टम लगाया और सूदिंग म्यूजिक, जैसे भजन है, गज़ल है, सूफी म्यूजिक है, कुछ इंस्ट्रूमेंटल है, इस तरह का म्यूजिक सुनवाते हैं। उसका अध्ययन चल रहा है, दुनिया में भी और अध्ययन हुए हैं कि क्या इससे भी पेशेंट की जिजीविषा को बढ़ाया जा सकता है, पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, क्या पेशेंट का सर्वाइवल इससे बढ़ाया जा सकता है, क्या पेशेंट को जो मानसिक रूप से तकलीफ है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, दुख है, कष्ट है, डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, क्या इनको किया जा सकता है, क्या प्राणायाम और ध्यान से भी कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ये जो और सपोर्टिव चीज़ें हैं, इनका भी हमारे विभाग में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में, जिसका मैं विभागाध्यक्ष हूँ, ये 2017 से हम लोग और 2012 से बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो किए जा रहे हैं और चल रहे हैं, दुनिया में भी चल रहे हैं, वो भी उपचार में हम आजमाते हैं। कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो फेफड़े का कैंसर होता है। हमारे देश में भी पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर हमारे वो फेफड़े का कैंसर होता है हमारे देश में, यानी जेंट्स में मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो फेफड़े का कैंसर है। लगभग जितने भी कैंसर के रोगी होते हैं उसमें से 7% कैंसर के रोगी, यानी 100 कैंसर के मरीज पूरे देश में अगर डायग्नोज हो रहे हैं तो उसमें से 7 फेफड़े के कैंसर हो रहे हैं। इसकी मृत्यु दर यानी मॉर्टेलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी जितने भी कैंसरों के कारण मृत्यु होती है, मान लीजिए 100 कैंसर की डेथ हो गई किसी भी कैंसर के कारण, तो उसमें से करीब 9-10 जो है वो लंग कैंसर के मरीज होते हैं। तो अर्थात ये पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर है हमारे देश में और इसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, यानी लगभग हर 10वां कैंसर का जो मृत्यु होने वाला जो व्यक्ति है वो फेफड़े के कैंसर से जूझ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत भयावह कैंसर है। इसका जो सर्वाइवल है वो भी बहुत कम है, हालांकि नई थेरेपी है। दूसरी समस्या ये है कि अर्ली स्टेज पे हमारी डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। लक्षण इसके टीबी से मिलते जुलते हैं, तो कई बार जो है वो टीबी का इलाज चल जाता है पेरिफेरी में, रिमोट एरियाज में, जागरूकता के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, अनुभव के अभाव में। तो इस पर हमें बहुत ज्ञान, जागरूकता और अनुभव लोगों का बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको ऑफकोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। तब जाकर हम कैंसर को अर्ली स्टेज, फेफड़े के कैंसर को अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर पाएंगे, तब जाकर हम इसको कंट्रोल करें। दूसरे कॉम्प्लिकेशंस में हम देखें कि ये फेफड़े का कैंसर ब्रेन है, लिवर है, हड्डी है, किडनी है, दूसरे अंगों में भी फैल जाता है, तो उसके लक्षण भी हो जाते हैं। कई बार रीढ़ की हड्डी में चला जाता है, तो रीढ़ की हड्डी में बीच में जो रीढ़ की हड्डी में नसें जा रही हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, उसको कंप्रेस कर देता है या उसको नुकसान पहुंचा देता है, तो उसके कारण फालिज मार जाती है, यानी पैरालिसिस हो जाता है।
कई बार इसकी मेटास्टेसिस जो है वो ब्रेन में पहुंच जाती है तो झटके आने लगते हैं या और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत है। कई बार ट्यूमर बहुत ज़्यादा होता है तो हड्डियां छटक जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाते हैं हड्डियों के। कई बार जो है फेफड़ा फट जाता है, निमोथोरेक्स हो जाता है। कई बार जो है फेफड़े में पानी इतना भर जाता है कि फेफड़े में बार बार पानी निकालना पड़ता है, उससे प्रोटीन लॉस होता है, कमजोरी आती है, थकान आती है, सांस फूलती है। तो हम और कई बार टर्मिनल स्टेज में पहुंचने पर इतना दर्द होता है फेफड़े में कि बहुत असहनीय दर्द होता है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके कारण हैं उनका निवारण करा जाना चाहिए, तभी हम इसको कम कर सकते हैं। जेनेटिक्स आप बदल नहीं सकते। आप क्या बदल सकते हैं? लोगों को धूम्रपान करने से रोक सकते हैं। 12 करोड़ लोग धूम्रपान हमारे देश में पीते हैं। उन 12 करोड़ तक हमें पहुंचना होगा, उनसे निवेदन करना होगा। हालांकि हमारे विभाग में एक स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक अर्थात तंबाकू और धूम्रपान को कैसे बंद किया जाए उसकी क्लिनिक चलती है। इसके लिए हम कैंप भी लगाते हैं और उसके माध्यम से भी हम लोग कई काम करते हैं कि भाई लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट को ना छुएं क्योंकि इससे कैंसर होता है। आप सोचिए, तंबाकू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे 40 तरह के कैंसर हो सकते हैं। आज तो हम केवल फेफड़े के कैंसर की बात कर रहे हैं, 40 तरह के इससे कैंसर हो सकते हैं, 25 तरह की अन्य बीमारियां हो सकती हैं। तो कितनी खतरनाक वस्तु है तंबाकू। तो इस पे लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारे देश में लगभग 16 लाख लोगों की मृत्यु जो है वो तंबाकू और इससे जनित दूसरी बीमारियों के कारण हो जाती है। तो तंबाकू को रोकना चाहिए अगर आप कैंसर को रोकना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम की चलाने की जरूरत है, धूम्रपान और तंबाकू को बंद करने की। दूसरी, तनाव लोगों को कम करना है। धूल, धुआं और गर्दे में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे व्यवसाय जैसे मैंने बताया जिसमें आर्सेनिक है, कैडमियम है, एस्बेस्टोस है, वो सब निकलता है, वो हमें करना होगा। हमें जो एग्रीकल्चर और पेस्टिसाइड केमिकल हैं उसकी जगह हमें हर्बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें वेजिटेरियन डाइट और फ्रूट्स की डाइट को बढ़ावा देना होगा। हमें जो है मोटापा कम करना होगा। हमें लोगों का तनाव, डिप्रेशन और ये सब करना होगा। पर्सनालिटी लोगों की एक्टिव बढ़ानी होगी, एक्टिव लोगों को, क्योंकि ये जो कम काम करने वाले, कम एक्टिव लोग पर्सनालिटीज़ हैं उनमें कैंसर ज़्यादा होता है। तो हमें लोगों की सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें बहुआयामी कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हम कैंसर से बच सकते हैं और फेफड़े के कैंसर को हम कम कर सकते हैं। कि तंबाकू से दूर रहिए, भारत को फेफड़े के कैंसर से मुक्त कर सकते हैं।